नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 69। पिछले पाठों में हमने पंच महापुरुष राजयोग की बात की। अब फलित के और आगे बढ़ते हैं। आज जो बात करेंगे हम दशा की बात करें। दशा कौन सी? विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा का अर्थ है 120 वर्ष की। इस 120 वर्ष की जातक 120 वर्ष जीता है या नहीं जीता? प्रश्न ये नहीं है। किसी की आयु जन्म लेते ही कुछ घंटों की होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ सालों में, कोई बचपन में, कोई जवानी में, और कई वृद्धावस्था में, और कई 100 से ऊपर की आयु भोग कर भी इस संसार से जाते हैं। हर प्रश्न का जवाब हमें किससे देना होगा? D1 चार्ट से। D1 चार्ट से हम ये देखेंगे जो हमारे पास जातक आया है कि उसका प्रश्न क्या है। हम D1 चार्ट से ये तो बता देंगे कि ये काम होगा या नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, रोजगार करेगा या नौकरी करेगा, अपना रोजगार करेगा या नौकरी करेगा। हर तरह के प्रश्न का उत्तर जो है हम D1 चार्ट से देखते हैं। परंतु जब हम ये कह देते हैं, कोई हमसे पूछता है भी शादी होगी, प्रेम होगा, तो अगर हम ये कह देते हैं हाँ होगा, तो अगला ही प्रश्न ये आता है कि कब होगा। जब कब होगा की बात होती है तो सीधा और सीधा हमें दशा के ऊपर जाना होता है, समय देखने के लिए। आज जो बात करेंगे उस प्रश्न का आंसर कैसे देंगे, कब देंगे, ये आगे हम चर्चा करेंगे। मगर विंशोत्तरी दशा है क्या और ये कितने खंडों में होती है? विंशोत्तरी दशा 5 खंड हैं। इसके 5 खंड हैं। पहला है महादशा, दूसरा है महादशा के अंतर्गत जो दशा आएगी उसे बोलेंगे अंतर्दशा। अंतर्दशा के अंतर में जो आएगी उसे कहेंगे प्रत्यंतर दशा। और प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत जो दशा आएगी नंबर 4 पे, उसे हम कहेंगे सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा के अंतर्गत जो आती है नंबर 5 पे, उसे कहते हैं प्राण दशा। विंशोत्तरी दशा के 5 खंड हैं। महादशा के अंतर आता है अंतर्दशा, अंतर्दशा के अंतर्गत आता है प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत आता है सूक्ष्म दशा, और सूक्ष्म दशा के अंतर्गत आता है प्राण दशा। ये तो हमने जान लिया। जब हमने नक्षत्रों के बारे में प्रारंभ में जाना था तो हमने एक वाक्य लिखा था जानने के लिए कि कौन सा नक्षत्र किस ग्रह के अंतर्गत आता है। हम अभी तक सूर्य से लेकर शनि तक की बात करते आ रहे हैं, मगर नक्षत्रों में राहु और केतु का भी जिक्र था।
ठीक उसी प्रकार जो विंशोत्तरी दशा है उसमें भी राहु और केतु का पूर्ण योगदान है, क्योंकि नक्षत्रों का स्वामित्व राहु और केतु को प्राप्त है, तो विंशोत्तरी दशा में भी राहु और केतु का पूर्ण योगदान है। जबकि साइंस इसे इमेजिनरी पॉइंट मानती है और हम इसे छाया ग्रह के रूप में देखते हैं, परंतु जो साइंस है वो भी इसको आंखों से ओझल नहीं कर सकती, क्योंकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन राहु और केतु, जिसे वो इमेजिनरी पॉइंट कहते हैं, उसके बिना नहीं होते। सो अब हम जानेंगे कि कौन से ग्रह को कितने वर्ष की महादशा प्राप्त है। सबसे पहले हम महादशा की बात करेंगे। महादशा हमने वहाँ बताया था केशुआ चंभो राजी शब्भो, उनके मीनिंग बताया था। के से अर्थ है केतु, केशु का अर्थ है शुक्र, आ का मतलब होता है आदित्य यानी सूर्य। केशु आ चम से मतलब है चंद्रमा, चंद्र। भव से अर्थ है मंगल। राज अर्थ है राहु। जी से अर्थ है जीव, अर्थ है गुरु। राजी शब्भो, से मतलब है शनि। भू से मतलब है बुध। केशुआ चंभो राजी शब्भो। जब हम नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे तब भी हमने बताया था कि कौन से नक्षत्र किस ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जैसे केतु है, इसके अंतर अश्विनी, मघा, मूला, और बुध जो है अश्लेषा, ज्येष्ठा और आत्म में रेवती। वही क्रम, जो क्रम हमने नक्षत्रों में जाना था, उसी क्रम से हम महादशा में भी बात करेंगे। केतु किसकी तरह काम करता है? मंगल की तरह। तो ये 7 वर्ष। मंगल केतु की कितनी महादशा होती है? 7 वर्ष। और उसके बाद आता है शुक्र की सबसे अधिक 20 वर्ष की महादशा होती है। और सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, और उसके बाद मंगल की केतु की तरह 7 वर्ष। राहु की जो है वो है 18 वर्ष की। गुरु की 16 वर्ष। सॉरी। शनि की 19 वर्ष और बुध की
17 वर्ष। केतु की 7, शुक्र की 20, सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10, मंगल की 7, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19 और बुध की 17। जब हम इसका जोड़ करेंगे तो ये आएगा 120 वर्ष, जिसे हम विंशोत्तरी महादशा बोलते हैं। विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत 5 खंड हैं: महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा और प्रत्यंतर के आगे सूक्ष्म दशा तथा प्राण दशा। अगर किसी का जन्म मान लो शुक्र के किसी नक्षत्र के अंतर्गत आया, शुक्र का नक्षत्र कौन सा है? भरणी, यानी या हम केतु का ही कह दें अश्विनी है, मगा, बुध का ज्येष्ठा, रेवती, किसी भी अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत हमें देखना होगा कि जन्म समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था। मान लीजिए भरणी में था, मान लीजिए चंद्रमा भरणी में था, तो एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। और फिर आगे हम देखेंगे अगर भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो किस चरण में हुआ, किस चरण में हुआ, या फिर ये देखेंगे कि भरणी नक्षत्र के अंतर्गत अगर जन्म हुआ है तो कितने डिग्री का चंद्रमा है। मान लीजिए चंद्रमा 5 डिग्री का है, 5 डिग्री समथिंग का है, 7 डिग्री का समथिंग कुछ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जातक 5 डिग्री जितने अंश का भी है या 6 डिग्री जितने अंश का भी है, मिनट का भी है, उतनी अंतर्दशा उसने अपने गर्भ में भोग ली है। तो बाकी 13 डिग्री 20 मिनट के बाद जितनी अंतर्दशा, जितनी भी दशा बचेगी, जितने अंश बचे उतनी अंश हम कैलकुलेट करेंगे। अगर भरणी की है तो शुक्र की दशा, तो किसकी आएगी? शुक्र की दशा आएगी। हम इसकी एक एग्जांपल लेकर अगले पार्ट में आपको बताएंगे, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट, कितनी उसने गर्भ में भोग ली और कितनी उसकी जन्म के बाद भोगनी है। मान लिया कितनी भी, फर्ज करो शुक्र की उसने 10 वर्ष 6 महीना या 10.5 वर्ष कह दीजिए, 10.5 वर्ष उसने गर्भ में भोग लिया, तो बाकी कितनी बची? 9.5 वर्ष। 9.5 वर्ष शुक्र की दशा भोगने के बाद किसकी आएगी? सूर्य की 6 वर्ष की। फिर सूर्य की पूर्ण दशा आएगी 6 वर्ष की। सूर्य के बाद चंद्रमा की 10 वर्ष और उसके बाद मंगल की 7 वर्ष, फिर राहु के 18, फिर गुरु के 16, फिर शनि के 19 और बुध के 17। अगर वो बुध के 17 में भोग लेता है, वृद्धावस्था में चलेगा, तो फिर वह वापस केतु पे आ जाएगा, केतु पे आ जाएगा। इस प्रकार ये दशा जो है काम करती है हमारे ज्योतिष में। हमें कैलकुलेट करना होता है, मगर आज का तो टेक्नोलॉजी का युग है, आपको सब कुछ कैलकुलेटेड मिल जाता है, परंतु हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये नियम लागू कैसे होता है और कैसे कैलकुलेट करनी होती है। अगर मान लिया शुक्र की जन्म समय शुक्र की दशा आई, जन्म समय जो महादशा थी शुक्र की है,
जितने वर्ष भी वो उसने गर्भ में भोग लिया और जितनी उसकी बाकी है, तो उसके बाद जो अंतर्दशा होगी वो शुक्र से ही शुरू होगी। अंतर्दशा के अंतर्गत प्रत्यंतर दशा जो होगी वो भी शुक्र से ही स्टार्ट होगी। आगे जाकर ये चेंज होते जाएंगे, मगर अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा जिस ग्रह की महादशा होगी जन्म के समय, उसी का अंतर होगा, उसके प्रत्यंतर सूक्ष्म और प्राण दशा होगा। और इसके अलावा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक महादशा में 9 अंतर्दशा आती है। अंतर्दशा होती है, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो, 9 दशा उसकी आती है। और उसके बाद और एक अंतर्दशा में 9 प्रत्यंतर दशा होती है। 9 प्रत्यंतर दशा होती है। 9 अंतर और 9 उसके एक के अंतर 9 प्रत्यंतर, तो कितना हो गया 81 हो। टोटल कितना हो गया, एक दशा में 9 अंतर थी और एक अंतर में 9 प्रत्यंतर है, तो कुल प्रत्यंतर कितनी बन गई 81 हो गई। 81 हो गए। और एक प्रत्यंतर में दशा में 9 सूक्ष्म दशा होगी। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 सूक्ष्म दशा होगी एक महादशा में। और इसके अलावा एक सूक्ष्म दशा में 9 प्राण दशा होगी। और 9 के इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 81, 8, 9 दिन 18, 13, 8, 26, 2, 9, 63, मेरे ख्याल इतने हो गए 6500, हाँ 61, इतनी हो जाएगी। इतनी सूक्ष्म दशा होगी। यानी एक महादशा में 9 अंतर्दशा, 81 प्रत्यंतर दशा, 729 सूक्ष्म दशा और 6561 जो हैं वो सूक्ष्म दशा होगी। ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कहीं गलत ना हो। 8, 18, 8, 26, 2, 7, 9, 8, ठीक है। तो ये था थोड़ा सूक्ष्म से विंशोत्तरी दशा क्या है, 120 वर्ष की है। और इसमें शनि से लेकर राहु केतु सभी का योगदान है 120 में। किसकी कितनी महादशा है, महादशा के बारे में मैंने बताया, और उसके अंतर्गत आने वाली अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के बारे में बताया। कैसे होगी ये कैलकुलेट एक एग्जाम्पल लेकर अगले पार्ट में हम जानेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही, नहीं तो पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया क्रम से पढ़ते रहिए। अब जो है जो फल कथन का समय आ गया है, यानी इसके बाद दशा के बाद हम भावों के ग्रहों के कार्यकर्तव्य करके और उसके बाद फिर हम पत्रिका लगाकर फल कथन करने शुरू कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।